नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें करेंगे हम लोग बिहार स्टेट सॉरी बिहार जिसमें हम लोग करेंगे बिहार टीचर, है ना। बिहार टीचर 3.0 और 3.4 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर, है ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन करेंगे। और ये आप लोगों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, है ना। ये आप लोगों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जिसमें हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, रामपुरवा स्तंभ लेक कहाँ स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेक कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिहार में, है ना। रामपुरवा स्तंभ लेक बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई थी। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख में इलाहाबाद के स्तंभ लेख में पहले कौशाम्बी में, ये जो पहले था इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये पहले कहाँ पे था। कौशाम्बी में था। कौशाम्बी, है ना, एक कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद किले में रखा गया। अकबर के शासन काल में जहांगीर के द्वारा इसे कहाँ पर रखा गया। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। ठीक है। इसके बाद आते हैं लौरिया लौर लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़, ये भी कहाँ पे, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है ना। ये भी है जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यह स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ। लौरिया स्तंभ है जो नंदगढ़, ये जो स्तंभ पे क्या बना है, मोर का चित्र बना हुआ। मोर का चित्र बना हुआ। अशोक का सर एक कुन्हा जो कंधार, अशोक का सर एक कुन्हा कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त होता है। ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त होता है। उसके बाद मेरठ बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक का स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। मेरठ और टोपरा से जो अशोक का स्तंभ था, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ पे मंगवाए थे। दिल्ली, है ना, दिल्ली में मंगवाए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पे मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा है जो देवप्रयाग में मिलती है। शतोपस्थ
शतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख। क्या है जो अलकनंदा और गोमुख, अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी। गंगोत्री हिमनद से, कहाँ से? गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी और अलकनंदा शतोपथ से निकली है, जो देवप्रयाग में मिलने के बाद वो संयुक्त गंगा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। इसमें बात करें अलकनंदा की सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी जैसे पिंडार नदी, क्या हो जाएंगे? पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में मिलती है बाएं तट से, तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से मिलती है रुद्रप्रयाग में। अगर मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी नदी बात करें तो मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? तो अलकनंदा में, ये रुद्रप्रयाग में, है ना। ये कहाँ पे मिलेंगे? रुद्रप्रयाग में। गंगा की सहायक नदियाँ जो बाएं तट से मिलती है, गंगा की सहायक नदियाँ जो बाएं तट से मिलती है, जैसे ये गंगा हो गया इसके बाएं तरफ से, इस टाइप से, तो रामगंगा पहला हो जाएंगे रामगंगा, गोमती यहाँ लिख देते हैं रामगंगा, गोमती, ठीक है। घाघरा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं गंडक, उसके बाद बागमती, कोसी, एवं लास्ट में आ जाते हैं महानंदा, ठीक है। ये क्या है? गंगा के सहायक नदियाँ हैं। ये बाएं तरफ से मिलने वाले है ना, गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाले गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इस टाइप से इधर से। इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ अगर बात करें तो यमुना हो जाएंगे, यमुना। इसके दाएं तरफ से यमुना। इसके बाद आते हैं सोन, टोंस, कर्मनासा, है ना, कर्मनासा। ये सारे हैं जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं गंगा के। कुछ देख लेते हैं इसका। कर्णप्रयाग में अगर बात करें, कर्णप्रयाग तो पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं। कौन से? पिंडार और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा, एक तरफ से मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में अभी भागीरथी और अलकनंदा हो गए हैं दोनों देवप्रयाग में, है ना। इसके बाद आते हैं एक विष्णुप्रयाग में धौली गंगा प्लस अलकनंदा, धौली गंगा प्लस क्या हो जाएंगे? अलकनंदा। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ होगा, ये सही है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है।
ये भी सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 में संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है ना, ये सही है। अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ये गलत है ना, ये है जो गलत है। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या हो जाएंगे, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, एक मिनट, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 में है, एवं नए राज्यों का निर्माण सीमाओं क्षेत्र में नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन है जो नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 368 है क्या है कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन चलिए। गुप्त सम्राट जिसके हुनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को क्या था, पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त जिसने हुनों को पराजित किया था, इसका ईस्वी की बात करें तो 455 से लेके 467 ईस्वी तक रहा था। भीतरी स्तंभ लेखों के अनुसार प्रथम हुन आक्रमण इसी समय हुआ था, 455 से 467 ईस्वी। बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, अगर जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था तथा जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच कहा गया है। क्या बोला गया है, मलेच। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें हुनों को क्या बोला गया है, मलेच। अगर प्रथम हुन आक्रमण की बात करें तो खुशनवाज, है ना, खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कार्य का क्या किया था, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के अनुसार पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसके झील के किनारे का एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला देखिए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे वांगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, वांगर। उत्तरी मैदान में, जैसे उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़
बांगर मिट्टी से निर्मित होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में फैली है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, है ना, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक क्या है, भावर, इसको हम लोग भावर के नाम से जाना जाते हैं। खादर की बात करें तो यह उत्तरी भारत के मैदानी को निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ खादर हो गया जो नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका विस्तृत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से से स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। उसके बाद आते हैं तराई। यह क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। भावर प्रदेश का दक्षिण का क्या है, दलदली क्षेत्र माना जाता है इसको। तथा बारीक कंकड़, इसमें कंकड़ वगैरह, है ना, बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना होता है। रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। ICCR ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। ICCR ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। इसका आयोजन कब हुआ था, 2023 में, सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। वैशाली को क्या मानते हैं, वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र राज माना गया था, है ना, जहाँ पे लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय में से एक था। इसकी स्थापना की बात करें तो ये पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, है ना, ईसा पूर्व कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनवाया गया था। उसके बाद 1190 ईस्वी में मुस्लिम सेनापति जो कौन थे, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। किस राज्य में आदि शंकराचार्य ने 108 फीट की ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो सितंबर 2023 को 18 सितंबर 2023 को, है ना, ये कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर से लगभग कितना किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर
खांडवा जिले के कहाँ पे किया गया है? तो माधांता, माधाता, इसको पढ़ सकते हैं माधाता, माधाता शहर में, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक शंकराचार्य की 108 फुट की विशाल मूर्ति का क्या किया गया? अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ के औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, G20। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? G20, है ना। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? नई दिल्ली की G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश ने को सौंपी है? तो इसका हो जाएंगे ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ब्राज़ील। जो भारत पिछले साल दिसंबर 2023 में, है ना, उसमें अध्यक्षता 2023 की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। और भारत अभी 30 नवंबर 2023 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्ष रहेगा। 30 नवंबर, है ना, इसका क्या रहेगा? 2023 का अध्यक्ष रहेगा अभी, मतलब अध्यक्ष था, है ना। 2023 में इसका क्या था? अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन थे? तो लुइस इनासियो, लुइज क्या हो जाएंगे? इनासियो, ठीक है। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देश का सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय स्टेट बैंक ने आवागमन के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है कि नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। ट्रांजिट कार्ड क्या किया है कि लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा का पत्र किस महिला ने तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अलेक्जेंड्रा कोलोंताई, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव 1791 में पड़ी थी। उसके बाद ओलंपा दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या नाम था उनका?
ओलंप दे गूज। ठीक है। 1804 ईस्वी में उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। उस 1206 से लेकर 1290 तक बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश थे, है ना। 1206 से लेकर 1290 तक किसका शासन था? गुलाम वंश का शासन था। उसके बाद 1290 से 1320 तक 1290 से 1320 तक तुगलक वंश आए थे। पहले गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 1290 से 1320 तक, सॉरी तुगलक नहीं, यहाँ पे खिलजी होंगे, है ना। 1290 से 1320 तक कौन सा आ जाएंगे? खिलजी। पहले आ जाते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक 1414 तक आ जाएंगे तुगलक, है ना। ये आ जाएंगे तुगलक। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश आ जाएंगे। इसके बाद 1414 से 1451 तक, यहाँ लिख देते हैं 1414 से 1451 तक सैयद आ जाएंगे। कौन सा वंश? सैयद वंश आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आते हैं लोदी वंश। लोदी वंश आ जाते हैं। इसका शासनकाल कब से था? तो 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को। चलिए अगला देखते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जब लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था, उसके बाद 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इन्हीं के समय में 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर कब हुए थे? 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सुधारों के लिए अपने समर्थकों को क्या किया, वो वापस ले लिया था। ठीक है। अगला देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, है ना। और ये कहाँ हुआ था, ढाका में। ढाका में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां के द्वारा। आगा खां के द्वारा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में, यहाँ लिख देते हैं मोहसिन मोहसिन उल मुल्क मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। इनके सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो वकार उल मुल्क थे। वकार उल, है ना, वकार उल कौन थे, मुल्क थे। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में क्या हुए थे, मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, है ना। 1940 में 1940 के जिन्ना 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता, है ना, यहाँ पे नहीं पूछा, तो जीवाणु के द्वारा नहीं होता, तो हो जाएंगे मलेरिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मलेरिया। ये वायरस के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, विषाणु यानी वायरस के द्वारा। बाकी टाइफाइड, एंथ्रेक्स और क्षय रोग जिस जीवाणु के द्वारा होते हैं। टाइफाइड बुखार, इसमें क्या होता है, टाइफ बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें सैलोमेना टाइफ, इसका पूरा नाम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला, है ना, यहाँ पे नेला होगा, साल्मोनेला टाइफ के कारण होता है। एंथ्रेक्स, ये हो जाएंगे एंथ्रेक्स रोग, बैसिलस एंथ्रेक्स कहे जाने वाले ग्राम पॉजिटिव छड़ के आकार के एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग, तपेदिक, ये टीबी एक आम और कई मामलों में घातक या क्षय संक्रमण बीमारी है। इसमें माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरिया तपेदिक के विभिन्न प्रकार की वजह से होती है। ठीक है। मलेरिया है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें नहीं बोला जा रहा है, तो इसका हो जाएंगे लोहा, है ना, आयरन, Fe। बाकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है जो ये क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। लोहा का एस कौन कौन से होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट्स। हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट की बात करें तो ये हो जाएंगे हेमेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो Fe3O4। सीडेराइट FeCO3।
FeCO3, ठीक है। लोहा धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व माना जाता है लोहा को। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जन्म प्रावस्था के दौरान परिलक्षित करती है? बोला जा रहा है स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रजोधर्म। इसको क्या बोलेंगे? रजोधर्म। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू संधात्रियों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका क्या हो जाएंगे फ्यूज का उपयोग करना। फ्यूज का उपयोग करना विद्युत में तार या उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने पर अति भारण हो सकता है। अति भारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों को विद्युत शोधन क्षतिग्रस्त या उपकरण में कोई खराबी हो जाती है ना। भू संपर्क यह सुनिश्चित करता है कि यदि उपकरण में कोई विद्युत का क्षरण होता है तो उपकरण अतिरिक्त धारा को क्या करता है भू संपर्क में प्रवाहित करने लगता है ना। वायर अर्थ वायर जो होता है ना, एक जो अर्थ वायर होता है वो क्या करने लगता है विद्युत को भू संपर्कित करने लगता है, जिससे उपयोगकर्ता को विद्युत का गंभीर झटका नहीं लग सकता है। लेकिन लघु पतन के लिए फ्यूज की सुरक्षा आवश्यक होती है। एक आता है स्टेबलाइजर का उपयोग उपकरणों को उच्च वोल्टता की विद्युत से बचाने के लिए किया जाता है। स्टेबलाइजर है ना। विद्युत मोटरों का उपयोग विशेष रूप से घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा को मापता है। विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा को क्या करता है? ये विद्युत धारा को मापता है। अगला देखिए, बंगाल की आरावली वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो इसका सही हो जाएगा साल के वृक्ष। साल की बहुलता पाई जाती है। चीड़ की बात करें तो एक क्या है अनावृजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधा चीड़। चीड़ के पेड़ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। बांस ग्रामीण कुल की अत्यंत उपयोगी घास है जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर? गैल्वेनोमीटर। क्योंकि ये क्या आता है कि इसको उपकरण को प्रयोग किया जाता है कि किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। बैरोमीटर ये क्या है? वायुयान की ऊंचाई नापते हैं इससे, वायुदाब नापते हैं बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। एनीमोमीटर इससे हवा का वेग नापते हैं।
इससे नापते हैं वायुमंडल की दबाव, है ना। बैरोमीटर से वायुमंडल की दबाव को नापते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, तो हो जाएंगे 1917 में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1917 में। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आए थे तो राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में अपनी सक्रियता भागीदारी निभाई थी। उसके बाद आते हैं ठोस, द्रव, गैस। द्रव में विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रवों के विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है ना। तो नहीं, ये नहीं है ना। द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक नहीं होती है। गैसों की विसरण दर, गैस की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो ये सही है ना। इसका क्या हो जाएंगे? गैसों की विसरण दर है जो द्रव या ठोस से क्या होती है? अधिक होने लगती है। अगला देखिए कि अलग अलग प्रतिध्वनियों के सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो इसका हो जाएंगे 17.2 मीटर। 17.2 मीटर होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितना सेकंड तक? 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। इसलिए स्पष्ट ध्वनि की सुनने के लिए न्यूनतम मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होनी चाहिए। ध्वनि की चाल, अगर मान लें 0 डिग्री में ध्वनि की चाल 300 कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ध्वनि का प्रवर्तक तल तक जाने का प्रवर्तक पश्चात 1/ कितना आता है? 1/10 सेकेंड तक कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड। उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था से सॉलिड अवस्था में परिवर्तन होता है? ठोस से सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोल रहे हैं डिपोजिशन। क्या बोला जा रहा है कि गैस सीधे ठोस अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। गैस है जो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सब्लिमेशन। वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होगा। सीधे किस में हो जाएंगे? गैस अवस्था में सब्लिमेशन कहलाते हैं। सब्लिमेशन कहलाते हैं, है ना। वही इवैपोरेशन, इसका आ जाना वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएंगे। द्रव से गैस में। कंडेंसेशन, वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में, है ना, यानी वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इसी तरह से वीडियो आगे मिलते रहेंगे, है ना। ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? प्रतीक तत्व के नाम एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, तो इसका हो जाएंगे बर्जीलियस के द्वारा।
किसके द्वारा था? बर्जिलियस के द्वारा। जो तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक अक्षर या दो अक्षर से बने होते हैं, अंग्रेजी नाम को एक अक्षर या दो अक्षर से बने होते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, बात करें किसका? एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम यहाँ लिख लेते हैं एल्युमिनियम, है ना। तो एल्युमिनियम में किसका लिखते हैं? ए लिखते हैं ना अंग्रेजी से। कोबाल्ट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? CO। जिंक की बात करते हैं तो Zn लिखते हैं। इसमें क्या है कि किसी तत्व के प्रतीक पहले अक्षर को सदा बड़े अक्षर में लिखेंगे, है ना, ये बड़ा अक्षर है। बाकी दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे ये बड़ा है, ये छोटा है ना। एक स्मॉल है, ये कैपिटल में है, सॉरी ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है ना। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाते हैं? इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसके क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। धनायन और ऋणायन हो जाते हैं जो, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, जो क्या होते हैं? निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। अगला क्या है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? इनमें से किस तत्व का घनत्व है जो अधिकतम है? तो इसका हो जाएंगे ऑस्मियम का घनत्व क्या हो जाएंगे? सबसे अधिकतम। इसका हो जाते हैं 22.5 नाम। पारा की बात करते हैं तो 13.30। लेड की बात करते हैं तो 11.34। प्लेटिनम की बात करते हैं तो 21.45। इसका घनत्व डेंसिटी प्रति ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाले अणु है? तो इसका हो जाएंगे जल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जल। जीव द्रव में जल की मात्रा लगभग 80%। प्रोटीन की बात करें तो 15%। प्रोटीन 15% बस। और कार्बोहाइड्रेट 1%। कार्बोहाइड्रेट 1% होते हैं। ठीक है। वर्षा वगैरह की बात करें, बरसात 3% होती है। वर्षा हो जाए 3% होती है। और अकार्बनिक लवण 1% होती है। अगला क्वेश्चन है, होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हो जाएंगे सी लिनियस के द्वारा होमो सैपियंस शब्द दिया गया था। ये किसके लिए? मानव के लिए दिया गया था होमो सैपियंस। इसका वैज्ञानिक नाम था होमो सैपियंस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? तो हो जाएंगे फेलिस सैपियंस। मेढक का राना टिग्रिना। मेढक का क्या हो जाएंगे? राना टिग्रिना, है ना, राना टिग्रिना। सरसों की बात करें तो ब्रेसिका। सरसों का क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे ब्रेसिका
एक मिनट। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, आम का मैंगोफेरा इंडिका, गेहूं का टिटिकम एस्टिवन, टिटिकम एस्टिवम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो ये हो जाएंगे केचुआ। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं के बनी क्या होते हैं कि कशेरुदंड यानी रीढ़ होती है, उसमें क्या होती है? रीढ़ होती है। इसके अलावा अन्य अस्थियाँ और उपास्थि भी होती है उसमें। उसमें क्या बनाता है? उस दोनों सबको मिलाकर कंकाल बनाता है, कंकाल। इसलिए इसको हम लोग कौन से अंतर्गत रखते हैं? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। मछली, छिपकली, मेढक, मानव इत्यादि ये क्या है? कशेरुकी प्राणी होते हैं। और केचुआ है जो क्या है? अकशेरुकी है ना? इसमें नहीं पूछा है, तो केचुआ जो क्या हो जाएंगे? अकशेरुकी प्राणी है। इसको हम लोग एनेलिडा संघ के अंतर्गत रखते हैं। एनेलिडा संघ के अंतर्गत रखते हैं केचुआ को। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे? स्टार्च, है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? स्टार्च। स्टार्च को माल्टोज और डेक्ट्रिन में तोड़ देती है, जिससे भोजन क्या क्या होता है? पाचन होना स्टार्ट होता है। नीचे दिए गए जीवों में से शीश शिकारी का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएंगे गरुड़। इसका क्या सही उत्तर हो जाएंगे? गरुड़। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी शब्द समाधान है। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए सर्वाधिक क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक प्रभावी समाधान है। तो इसका हो जाएंगे मनाही, है ना? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? मनाही। मनाही मतलब रिफ्यूज। रिफ्यूज। अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अवांछित या अनुपयोगी कचरा। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने या होने के बाद जो शेष बचता है ना? शेष जो बच जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं, या अपशिष्ट पदार्थ पर करते हैं। जैसे घरेलू कचरा अपशिष्ट या रेडियो अपशिष्ट, धर्मी अपशिष्ट हो गए। एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएंगे विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए कहना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि क्रियाशीलता सिद्धांत है जो छात्रों को वास्तविक अवलोकन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। यह संक्रमण को विरुद्ध लड़ने की ताकत को क्या करता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व माना जाता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने में भी काम करता है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो इसका हो जाएंगे अवधारणा मानचित्र। इसका क्या हो जाएंगे, अवधारणा मानचित्र। ईवीएस के आकलन में व्यापक संकेत क्या क्या होते हैं? चर्चा, है ना, इसके बाद विश्लेषण, चर्चा, विश्लेषण, प्रयोग, पूछताछ, इसके बाद स्पष्टीकरण, सहयोग, समानता के प्रति सरोकार, न्याय के प्रति सरोकार, अवलोकन एवं रिपोर्टिंग, उसके बाद वर्गीकरण, है ना, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति, ये सारे हैं जो ईवीएस में आकलन के व्यापक संकेत हैं। अगला देखिए, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर तक। क्या हो जाएंगे, 200 मीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यारडंग वायु कारक है, ठीक है। ज्वारनद मुख नदी, ये भी ठीक है। इसके बाद चलते हैं, लटकती घाटी हिमानी, ये भी ठीक है। नाटक भूमिगत जल, ये सही नहीं है। तो पूछा इनमें से सही नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, है ना, सही हो जाएंगे। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भारत में कॉफ़ी उत्पादन राज्य है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में लगभग 70% कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। विश्व में अगर कॉफ़ी की बात करें सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश तो हो जाएंगे ब्राज़ील, है ना। इसके बाद वियतनाम, फिर वियतनाम के बाद कोलंबिया। अगला देखिए, निम्न में से कौन गर्म धारा है? तय हो जाएंगे ब्राज़ील की धारा, है ना, ब्राज़ील की धारा, क्योंकि ब्राज़ील की धारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होने वाली धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। कनारी ठंडी, बेंगुला ठंडी, पेरुवियन धारा जो ठंडी जल धारा है। नगरीय गांव प्राय पाए जाते हैं, तो हो जाएंगे यूएसए में। नगरीय गांव है जो प्राय संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं।
इसे हम लोग ग्रामीण नगर भी कहते हैं, इसको हम लोग ग्रामीण नगर भी कहते हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्ग में हैं? तो हो जाएंगे 6 वर्ग। नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 6 वर्ग में। वर्ग 1 के अंतर्गत लगभग जनसंख्या कितनी हो जाएंगे? कहाँ दाएँ सैकड़ा हज़ार दस दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख। इन्हें हम लोग सिटीज़ बोलते हैं। 50,000 से लगभग 99,000 तक, 50,000 से 99,000 तक वर्ग 2 में आएंगे, है ना। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप में होंगे? तो हो जाएंगे इसका रेखीय। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? रेखीय प्रतिरूप। भारत में किस किस्म की कहवा यानी कॉफ़ी उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अरेबिका। उसके बाद रोबेस्टा आ जाएंगे सेकंड नंबर पर। अरेबिका कृषि कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% उगाई जाती है। उसके बाद है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएंगे कावेरी नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कावेरी नदी, है ना। कुछ और जलप्रपात की बात कर लेते हैं। जोगिया गरसोप्पा, ये किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे। चुलिया किस पे है? चुलिया पुमासा एक और आ जाते हैं मधा, ये किस नदी पे आएंगे? चंबल नदी पे, चंबल, ठीक है। चित्रकूट ये आ जाते हैं नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात चित्रकूट आ जाएंगे इंद्रावती नदी, इंद्रावती। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, है ना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। दूधसागर मांडवी नदी। हुंडरू स्वर्ण रेखा पे। बिहार टोन्स, ठीक है। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अत्यंत स्थलीय तेल शोधशाला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मथुरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मथुरा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो हो जाएंगे औद्योगिक नगर। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी।
किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है, तो हो जाएंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, जो किलोमीटर की है। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा शासन करता है? तो हो जाएंगे शासन व्यवस्था अज्ञात। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता है? तो शासन व्यवस्था अज्ञात। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस समय बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद। कौन कौन से उपस्थित थे? तो आनंद हो जाएंगे और उपाली, है ना। चोल राजा किस मत के संरक्षण थे? तो हो जाएंगे शैव मत के संरक्षक थे। चोल शासकों के उत्साह को देखकर क्या किया था कि उन्होंने राजा की प्रागा प्राजा प्रजा ने भी शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था का आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वो था कि सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। सीमित वेतन में अपने सैनिकों को क्या करना था? उसको संतुष्ट रखना था, क्योंकि एक बड़ी सेना रखता है ना। अलाउद्दीन खिलजी था एक बड़ी सेना रखना और अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधा उपलब्ध कराना। इसी की पूर्ति के लिए उसने वस्तुओं के लिए मूल्य को बढ़ाने से रोकना उस मूल के उद्देश्य था। बरीद कौन थे? तो इसका सही सीधे से उत्तर हो जाएंगे गुप्तचर एवं सूचनाओं एकत्रित करने वाले। गुप्तचर एवं सूचनाओं को एकत्रित करने वाले को बरीद कहते हैं। बरीद ए मुमलिक होता था। बरीद ए या मुमालिक, है ना। बरीद ए मुमालिक। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो हो जाएंगे अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सबूतों में विभाजित किया था। किंतु शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश एवं अहमदनगर के दुर्ग की विजय के पश्चात सूबों की संख्या बढ़कर कितनी हो गए थे? 15 हो गए थे। बरार, खानदेश, एक खानदेश था और एक अहमदनगर था, है ना। अहमदनगर, ठीक है। अठारह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने।
मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। 1861 में आगरा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएंगे स्वामी शिव दयाल सिंह। स्वामी शिव दयाल सिंह की स्थापना तुलसीदास, जिसे शिव दयाल साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उनका उद्देश्य यही था कि विश्व में धार्मिक एकता और सामाजिक जीवन में सरलता और यह समाज सेवा में जोर दिया जाए, और कुछ ज़्यादा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? जिस समय स्थापना हो रहा था कांग्रेस को, उस समय उपस्थित नहीं था। तो हमें को पता है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें उपस्थित नहीं था, तो इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो मुंबई के, इसका स्थापना हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, है ना। संस्कृत विद्यालय में की गई थी। इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, जस्टिस नारायण जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। इसमें कुल 72 सदस्य थे, जिसमें 1/3 क्या थे? पत्रकार थे, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इंडियन एसोसिएशन की दूसरी बैठक में संबोधित किया था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकार किया था। तो हो जाएंगे लखनऊ अधिवेशन। पृथक निर्वाचन तो लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि इसमें तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। तिलक को पुनः लखनऊ अधिवेशन में शामिल कर लिया गया था। 1916 में हुई थी, है ना, लखनऊ अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये हो जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस कानून ने अंग्रेजों की वह नीति आरंभ हुई जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता का नाम दिया गया। किसमें? क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में शामिल करने का प्रयत्न किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, कहाँ पे? त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया को क्या किया था? पराजित कर दिए थे। उसीलिए क्या हुआ था? मतभेद हो गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। और 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1963 ईस्वी में वाशिंगटन के जॉब और फ्रीडम मार्च के दौरान अमेरिकी नागरिक तथा आंदोलनकर्ता मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जूनियर के द्वारा दिया गया था 1963 ईस्वी में। आई हैव ए ड्रीम। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो हो जाएंगे सोनार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सोनार के द्वारा। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो इसका हो जाएंगे 1944 ईस्वी में। इसका तत्कालीन उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की क्या करना था? मदद करना था। एडीबी है ना, एडीबी किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी? तो हो जाएंगे इसका हिमाचल प्रदेश। इसका उपयोग कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किया था। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हो जाएंगे इसका मध्य प्रदेश। इस करेंट का क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्या है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत का 4था रैंक है। ऑनलाइन गेमिंग में से संबंधित मामले के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। दो 2027 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो हो जाएंगे 2040 तक। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विश्व सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएंगे 16 नवंबर को। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने 1995 में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला यह पुरस्कार है। समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाते हैं।
एक करेंट का क्वेश्चन है। 5 सितंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो 2000 ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, है ना। 2022 का करंट है, इतना पीछे का नहीं पूछेगा ना। दुनिया की पहली इंट्राजेल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, INCOVACC। लिख देते हैं INCOVACC, इनोवैक। इसको क्या बोल सकते हैं? इनोवैक, है ना। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? तो हो जाएंगे कबीर की। द आइडिया ऑफ जस्टिस डैश द्वारा लिखी गई। तो हो जाएंगे अमर्त्य सेन के द्वारा। CV रमन ने के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1828 को देश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रवाह की खोज की थी। इसलिए 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और 1986 से हर साल 28 फरवरी 1986 से हर साल 1886 नहीं 1986 से हर साल क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था। इसको देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था, है ना। सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था। जी शंकर कुरूप को। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। इसने कौन से पदक जीते थे? तो कांस्य पदक, है ना। एक भारोत्तोलक है, क्या है? एक क्या थे? भारोत्तोलक, जो कांस्य पदक जीते थे। अगला देखिए, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है डैश। तो लक्ष्य सेन इसका हो जाएंगे बैडमिंटन का खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन है जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो हो जाएंगे PSLV-C-25 से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे इंडोनेशिया। ब्रिक्स का सदस्य देश कौन कौन से? ब्राज़ील है, चीन है, रूस है ना। फिर साउथ अफ्रीका है, उसके बाद रसिया है ना। इसका होता है
BRICS, है ना, BRICS, ब्राज़ील, उसके बाद रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आपको मिलता रहेंगे, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।